वेलकम टू माय चैनल क्लासेज बाय सुनीता मैम। सभी बच्चों का हिंदी की क्लास में स्वागत है। बच्चों, आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे अमरकांत द्वारा लिखित बहादुर कहानी। बहादुर कहानी ये एक ऐसी कहानी है जो निम्न एवं मध्यम वर्गीय समाज के मनोवैज्ञानिक का वास्तविक चित्रण प्रस्तुत करती है। आधुनिक समाज छोटे मनुष्य को बहुत ही निम्न दृष्टि से देखती है और झूठे प्रदर्शन और शान शौकत में विश्वास करता है। आज का समाज वह बनावटी जिंदगी जीना पसंद करता है। कहानीकार ने निम्न वर्ग के प्रति सहानुभूति रखते हुए मध्यम वर्ग के लोगों की स्थिति की वास्तविकता को समझाया है। बहादुर कहानी एक चरित्र प्रधान कहानी है और इसका नामकरण कहानी के प्रमुख पात्र के आधार पर ही हुआ है। अमरकांत की कहानियों में जिंदगी की कश्मकश का वास्तविक और मार्मिक चित्रण होता है। उनकी सहानुभूति उस मानव के प्रति विशेष रूप से है जो दलित वर्ग का है, पिछड़ा हुआ है और जो साधनहीन है और जो बेसहारा है। इस कहानी का भी जो प्रधान चरित्र है वो बहादुर इसी वर्ग का प्रतिनिधित्व करता है। वह 12-13 वर्ष का पहाड़ी लड़का है जो माँ बाप की मार और उपेक्षा से परेशान होकर के शहर भाग आता है और एक मध्यम परिवार में नौकरी करने लगता है। वह अपनी जितनी भी मेहनत उससे की जा सकती है उतनी मेहनत करता है और घर के सारे काम निपटाता है और डांट फटकार जाने पर भी वह हंसता रहता है। और जब डांट और मार की बहुत अधिकता होने लगी तो वह उदास और कुछ लापरवाह होने लगा, किंतु अपना काम ठीक समय पर और यथाशक्ति करता रहता था। सबसे गहरा जो दुख उसे तब हुआ दुख सबसे बड़ा जब उस पर चोरी का इल्जाम लगाया गया और उसे धमकाया गया और पीटा जाने लगा। ये चोट उसके मन पर लगती थी और वह खाली हाथ चुपके से घर छोड़कर चला जाता है। इस प्रकार इस कहानी का जो उद्देश्य है बच्चों, निम्न श्रेणी के मानव की जो परेशानी होती है और जो उसका अपना स्वाभिमान होता है, इसको इस कहानी के द्वारा चित्रित किया गया है, मतलब दिखाया गया है। बहादुर का अपना सारा सामान जैसे गोलियां, पुराने ताश की गड्डियां, खूबसूरत पत्थर, प्लेट, कागज की नावें छोड़कर चुपचाप चला जाना पाठक के अंतःकरण में गहरी और करुणा की छाप छोड़ता है, जो कि कहानी का सबसे बड़ा अभिष्ट है। बच्चों, नगरों में नौकरों की बहुत अधिक समस्या होती है और इस कहानी में जो अमरकांत जी ने निम्न मध्यम वर्गीय समाज की मनोवृत्ति का बहुत अधिक वास्तविक चित्रण प्रस्तुत किया है। क्योंकि ये जो समाज होता है वो बहुत ही दिखावटी होता है, ईर्ष्यालु होता है, आराम पसंद होता है, असहनशील और अपनी स्वार्थपरता में बहुत हद तक चला जाता है। ऐसा होना इसकी नियति भी है। अपनी आर्थिक तंगी के बावजूद इसे अपनी सामाजिक प्रतिष्ठा बनाए रखनी है, सफेद पोश बने रहना है। यह वर्ग उतना घृणा का पात्र नहीं है जितना कि दया का। कहानी का ये उदार भाव प्रशंसनीय है कि सहानुभूति को प्राथमिकता देते हुए भी उन्होंने मध्यम वर्ग की आंतरिक वास्तविकता को नजरअंदाज नहीं किया। निर्मला और निर्मला का पति किशोर, रिश्तेदार और उनकी पत्नी इसी वर्ग के पात्र हैं। उनके व्यक्तित्व में केवल कार्य क्षेत्र की दृष्टि से अंतर हो जाता है, अन्यथा सब कुछ एक जैसा ही है। दोनों की प्रकृति एक जैसी है। बच्चों, इस कहानी को और अधिक विस्तार से जानने के लिए चलते हैं और बहादुर कहानी को समझते हैं। बच्चों, ये जो बहादुर कहानी है, ये जो लेखक हैं अमरकांत जी, इनके शब्दों से शुरू होती है। लेखक कहते हैं, सहसा मैं काफी गंभीर हो गया था, जैसा कि उस व्यक्ति को हो जाना चाहिए जिस पर एक भारी दायित्व आ गया हो। वह सामने खड़ा था और आंखों को बुरी तरह मल रहा था। 12-13 वर्ष की उम्र, ठिगना चईट शरीर, गोरा रंग और चपटा मुंह। वह सफेद नेकर, आधी बाही की ही सफेद कमीज और भूरे रंग का पुराना जूता पहने था। उसके गले में स्काउटों की तरह एक रुमाल बंधा था। उसको घेर कर परिवार के अन्य लोग खड़े थे। निर्मला चमकती दृष्टि से कभी लड़के को देखती और कभी मुझको, और अपने भाई को निश्चय ही वह पंच बराबर हो गई थी। उसको लेकर मेरे साले साहब आए थे। नौकर रखना कई कारणों से बहुत जरूरी हो गया था।
मेरे सभी भाई और रिश्तेदार अच्छे ओहदों पर थे और उन सभी के यहाँ नौकर थे। मैं जब बहन की शादी में गया तो वहाँ नौकरों का सुख देखा। मेरी दोनों भाभियां रानी की तरह बैठकर चरपाइयाँ तोड़ती थीं, जबकि निर्मला को सवेरे से लेकर रात तक खटकना पड़ता था। मैं ईर्ष्या से जल गया। उसके बाद नौकरी पर वापिस आया तो निर्मला दोनों जून नौकर चाकर की माला जपने लगी। उसकी तरह अभागिन और दुखिया स्त्री और भी कोई इस दुनिया में होगी। वे लोग दूसरे होते हैं जिनके भाग्य में नौकर का सुख होता है। आगे लेखक कहते हैं, पहले साले साहब से असाधारण विस्तार से उसका किस्सा सुनाना पड़ा। वह एक नेपाली था जिसका गांव नेपाल और बिहार की सीमा पर था। उसका बाप युद्ध में मारा गया था और उसकी माँ सारे परिवार का भरण पोषण करती थी। माँ उसकी बड़ी गुस्सैल थी और उसको बहुत मारती थी। माँ चाहती थी कि लड़का घर के काम धाम में हाथ बटाए, जबकि वह पहाड़ या जंगलों में निकल जाता और पेड़ों पर चढ़कर चिड़ियों के घोंसले में हाथ डालकर उनके बच्चे पकड़ता या फल तोड़ तोड़ कर खाता। कभी कभी वह पशुओं को चराने के लिए ले जाता। उसने एक बार उस भैंस को बहुत मारा जिसको उसकी माँ बहुत प्यार करती थी, इसलिए जिससे वह बहुत चिढ़ता था। मार खाकर भैंस भागी उसकी माँ के पास चली गई, जो कुछ दूरी पर एक खेत में काम कर रही थी। माँ का माथा ठनका। बेचारा बेजवान जानवर चरना छोड़कर यहाँ क्यों आएगा? जरूर इस लोने ने इसको काफी मारा है। वह गुस्से से पागल हो गई। जब लड़का आया तो माँ ने भैंस की मार का काल्पनिक अनुमान करके एक डंडे से उसकी दुगनी पिटाई की और उसको वहीं कहराता हुआ छोड़कर घर लौट आई। लड़के का मन माँ से फट गया और वह रात भर जंगल में छिपा रहा। जब सवेरा होने को आया तो वह घर पहुंचा और किसी तरह अंदर चोरी चुपके घुस गया। फिर उसने घी की हंडिया में हाथ डालकर माँ के रखे रुपयों में से 2 रुपये निकाल लिए और अंत में 9 2 11 हो गया। वहां से 6 मील की दूरी पर बस स्टेशन था जहां गोरखपुर जाने वाली बस मिलती थी। बच्चों, ये बहादुर लेखक को यहीं पर मिला था। अब लेखक पूछते हैं, तुम्हारा नाम क्या है? जी, मैंने पूछा। दिल बहादुर साहब। उसके स्वर में एक मीठी झंझनाहट थी। मुझे ठीक ठीक याद नहीं कि मैंने उसको क्या हिदायतें दी थी। शायद यह कि वह शरारतें छोड़कर ढंग से काम करे और घर को अपना घर समझे। इस घर में नौकर चाकर को बहुत प्यार और इज्जत से रखा जाता है। जो सब खाते पहनते हैं वही नौकर चाकर को दिया जाता है। जो सब खाते हैं वही नौकर भी खाते पहनते हैं। अगर वह यहाँ रह गया तो ढंग शयूर सीख जाएगा, घर के और लड़के की तरह पढ़ लिख जाएगा और उसकी जिंदगी सुधर जाएगी। निर्मला ने उसी समय कुछ व्यावहारिक उपदेश दे डाले थे। इस मोहल्ले में बहुत तुच्छ लोग रहते हैं। वह न किसी के यहाँ जाए और न किसी का काम करे। कोई बाजार से कुछ लाने को कहे तो वह अभी आता हूँ कहकर अंदर खिसक जाए। उसको घर के सभी लोगों से सम्मान और तमीज से बोलना चाहिए। और भी बहुत सी बातें। अंत में निर्मला ने बहुत उदारतापूर्वक लड़के के नाम से दिल शब्द उड़ा दिया। परंतु बहादुर बहुत ही हंसमुख और मेहनती निकला। उसकी वजह से कुछ दिनों तक हमारे घर में वैसा ही उत्साहपूर्ण वातावरण छाया रहा जैसा कि प्रथम बार तोता मैना या पिल्ला पालने पर होता है। सवेरे सवेरे ही मोहल्ले के छोटे छोटे लड़के घर के अंदर आकर खड़े हो जाते और उसको देखकर हंसते या तरह तरह के प्रश्न करते। तुम लोग छिपकली को क्या कहते हो? तुमने शेर देखा है? ऐसी ही बातें। उससे पहाड़ी गाने की फरमाइशें की जाती। घर के लोग भी उससे इसी प्रकार की छेड़खानियां करते थे। वह जितना उदार था उससे अधिक हंसता और सबको उसके खाने और नाश्ते की फिक्र रहती। निर्मला आंगन में खड़ी होकर पड़ोसियों को सुनाते हुए कहती थी, बहादुर आकर नाश्ता क्यों नहीं कर लेते? मैं दूसरी औरतों की तरह नहीं हूँ जो नौकर चाकर को तलती भुनती हैं। मैं तो नौकर चाकर को अपने बच्चे की तरह रखती हूँ। उन्होंने तो साफ साफ कह दिया है कि 100-150 महीने वारी उस पर भले ही खर्च हो जाए, पर तकलीफ उसको जरा भी नहीं होनी चाहिए। एक नेकर कमीज तो उसी रोज ले आए थे और भी कपड़े बन रहे हैं। धीरे धीरे वह घर के सारे काम करने लगा। सवेरे उठकर वह बाहर नीम के पेड़ से दातून तोड़ लाता। वह हाथ का सहारा लिए बिना कुछ दूर तक तने पर दौड़ते हुए चढ़ जाता। मिनट भर में वह पेड़ की पुलई पर नजर आता। निर्मला छाती पीट कर कहती, अरे रीछ बंदर की जात, कहीं गिर गया
तो बड़ा बुरा होगा। वह घर की सफाई करता, कमरों में पोछा लगाता, अंगीठी जलाता, चाय बनाता और पिलाता, दोपहर में कपड़े धोता, बर्तन मलता, पर रसोई बनाने की भी जिद करता। पर निर्मला स्वयं सब्जी और रोटी बनाती। निर्मला को बहुत फिक्र रहती थी। उसकी उन दिनों तबीयत ठीक नहीं रहती थी, इसलिए वह कुछ दवा ले रही थी। बहादुर उसको कोई काम करते देखकर कहता था, माताजी मेहनत न करो, तकलीफ बढ़ जाएगा। वह कोई भी काम करता होता, समय होने पर हाथ धोकर भालू की तरह दौड़ता हुआ कमरे में जाता और दवाई का डिब्बा निर्मला के सामने लाकर रख देता। जब मैं शाम को दफ्तर से आता तो घर के सभी लोग मेरे पास आकर दिन भर के मेरे अनुभव सुनाते। बाद में वह भी आता। वह एक बार मेरी ओर देखकर सिर झुका लेता और धीरे धीरे मुस्कुराने लगता। वह कोई बहुत ही मामूली घटना की रिपोर्ट देता। बाबूजी, बहन जी का एक सहेली आया था, या बाबूजी में भैया सिनेमा गया था। इसके बाद वह इस तरह हंसने लगता गोया बहुत ही मज़ेदार बात कह दी हो। उसकी हंसी बड़ी कोमल और मीठी थी, जैसे फूल की पंखुड़ियाँ बिखर गई हों। मैं उससे बातचीत करना चाहता था, पर ऐसी इच्छा करते हुए भी मैं जानबूझकर बहुत गंभीर हो जाता और दूसरी ओर देखने लगता था। निर्मला कभी कभी उससे पूछती थी, बहादुर तुमको अपनी माँ की याद नहीं आती है? नहीं। क्यों? वह मारता क्यों था? इतना कहकर वह खूब हंसता, जैसे मार खाना खुशी की बात हो। तब तुम अपना पैसा माँ के पास कैसे भेजने को कहते हो? बहादुर कहता, माँ बाप का कर्जा तो जन्म भर जाता है। वह और भी हंसता था। निर्मला ने उसको एक फटी पुरानी दरी दे रखी थी। घर से वह एक चादर भी ले आया था। रात को काम धाम करने के बाद वह भीतर के बरामदे में एक टूटी हुई बसहट पर अपना बिस्तर बिछाता था। वह बिस्तरे पर बैठ जाता और अपनी जेब में से कपड़े की एक गोल सी नेपाली टोपी निकालकर पहन लेता, जो बाईं ओर काफी झुकी हुई रहती थी। फिर वह छोटा सा आईना निकालकर बंदर की तरह उसमें अपना मुंह देखता। बहुत प्रसन्न नजर आता था। इसके बाद कुछ और भी चीजें उसकी जेब से निकालकर उसके बिस्तर पर सज जाती थीं। कुछ गोलियां, पुरानी ताश की गट्टी, कुछ खूबसूरत पत्थर के टुकड़े, ब्लेड, कागज की नावें। वह कुछ देर तक उनसे खेलता था। इसके बाद वह धीमे धीमे स्वर में गुनगुनाने लगता था। उन पहाड़ी गानों का अर्थ हम समझ नहीं पाते थे, पर उसकी मीठी उदासी सारे घर में फैल जाती, जैसे कोई पहाड़ की निर्जनता में अपने किसी बिछड़े हुए साथी को बुला रहा हो। दिन मजे में बीतने लगे। बरसात आ गई थी। पानी रुकता था और बरसता था। मैं अपने को बहुत ऊंचा महसूस करने लगा था। अपने परिवार और संबंधियों के बड़प्पन तथा शानवान पर मुझे सदा गर्व रहा है। अब मैं मोहल्ले के लोगों को पहले से भी तुच्छ समझने लगा था। मैं किसी से सीधे मुंह बात नहीं करता था, किसी की ओर ठीक से देखता भी नहीं था। दूसरे बच्चों को मामूली सी शरारत पर डांट डपट देता था। कई बार पड़ोसी को सुना चुका था, जिसके पास कलेजा है वही आजकल नौकर रख सकता है, घर के सवांग की तरह रखता है। निर्मला भी सारे मोहल्ले में शुभ सूचना दे आई थी। आधी तनख्वाह तो नौकर पर ही खर्च हो रही है, पर रुपया पैसा कमाया किस लिए जाता है? ये तो कई बार कह ही चुके थे कि तुम्हारे लिए दुनिया के किसी कोने से भी नौकर जरूर लाऊंगा। वही हुआ। निसंदेह बहादुर की वजह से सबको खूब आराम मिल रहा था, पर खूब साफ और चिकना रहता, कपड़े चमाचम सफेद। निर्मला की तबीयत काफी सुधर गई। अब कोई एक खर भी न टसकाता था। किसी को मामूली से मामूली काम करना होता, वह बहादुर को आवाज देता, बहादुर एक गिलास पानी, बहादुर पेंसिल नीचे गिर गई उठाना। इसी तरह की फरमाइशें। बहादुर घर में फिरकी की तरह नाचता रहता। सभी रात में पहले ही सो जाते और सवेरे 8 बजे से पहले न उठते थे। मेरा बड़ा लड़का किशोर काफी शान शौकत और रोब दाब से रहने का कायल था, और उसने बहादुर को अपने कड़े अनुशासन में रखने की आवश्यकता महसूस कर ली थी। फलतः उसने अपने कभी सभी काम बहादुर को सौंप दिए। सवेरे उसके जूते में पालिश लगनी चाहिए। कॉलेज जाने के ठीक पहले साइकिल की सफाई जरूरी थी। रोज ही उसके कपड़ों की धुलाई और इस्त्री होनी चाहिए, और रात में सोते समय वह नित्य बहादुर से अपने शरीर की मालिश कराता और मुक्की भी लगवाता। पर इतनी सारी फरमाइशों की पूर्ति में कभी कभी कोई गड़बड़ी भी हो जाती। जब ऐसा होता, किशोर गर्जन तर्जन करने लगता, उसको बुरी बुरी गालियां देता और उस पर हाथ छोड़ देता। मार खाकर बहादुर एक कोने में खड़ा हो जाता, चुपचाप। देख वे, किशोर चेतावनी देता, मेरा काम सबसे पहले होना चाहिए। अगर एक काम भी छूटा तो मारते मारते हुलिया टाइट कर दूंगा। साला कामचोर, करता क्या है तू? बैठा बैठा खाता है।
रोज ही कोई ना कोई ऐसी बात होने लगी जिसकी रिपोर्ट पत्नी मुझे देती थी। मैंने किशोर को मना किया पर वह नहीं माना, तो मैंने ये सोचकर छोड़ दिया कि थोड़ा बहुत तो ये चलता ही रहता है, फिर एक सा हाथ से ताली कहाँ बजती है, बहादुर भी बदमाशी करता होगा। पर एक दिन जब मैं दफ्तर से आया तो मैंने किशोर को एक डंडे से बहादुर की पिटाई करते हुए देखा। निर्मला कुछ दूरी पर खड़ी होकर हाँ हाँ कहती हुई मना कर रही थी। मैंने किशोर को डांटकर अलग किया। कारण ये था कि शाम को साइकिल की सफाई करना बहादुर भूल गया था। किशोर ने उसको मारा तथा गालियां दी और उसका काम करने से भी इनकार कर दिया। तुम साइकिल साफ क्यों नहीं करते? मैंने उससे कड़ाई से पूछा। मैं जानता था कि किशोर उसको और भी भद्दिया गाली देता था, लेकिन आज उसने सुअर का बच्चा कहा तो उसे बर्दाश्त न हुआ। निसंदेह वह गाली उसके बाप पर पड़ती थी। मुझे कुछ हंसी आ गई। खैर, किशोर के व्यवहार को अच्छा नहीं कहा जा सकता, पर गृह स्वामी के होने के कारण मुझ पर कुछ और गंभीर दायित्व भी थे। मैंने उसे समझाया, बहादुर, ये आदतें ठीक नहीं हैं। तुम ठीक से काम करोगे तो तुमको कोई कुछ भी नहीं कहेगा। मेहनत बहुत अच्छी चीज़ है। जो उससे बचने की कोशिश करता है वह कुछ भी नहीं कर सकता। रूठना फूलना मुझे सख्त नापसंद है। तुम तो घर के लड़के की तरह हो। घर के लड़के मार नहीं खाते। हम तुमको जिस सुख आराम से रखते हैं वह कोई नहीं रखेगा। जाकर दूसरे के घरों में देखो तो पता लगे नौकर चाकर भरपेट भोजन के लिए तरसते हैं। चलो, सब खत्म हुआ, अब काम धाम करो। मैं चुपचाप सुनता रहा, फिर हाथ मुंह धोकर काम करने लगा। जल्दी ही भी प्रसन्न हो गया। रात में सोते समय वह अपनी टोपी पहनकर देर रात तक गाता रहा। लेकिन जब कुछ दिनों के बाद एक और भी गड़बड़ी शुरू हुई। निर्मला बहुत पतली पतली रोटियां सेकती थी, इसलिए वह रोटी बनाने का काम कभी भी बहादुर से नहीं लेती थी। लेकिन मोहल्ले की किसी औरत ने उसको ये सिखा दिया कि परिवार के लिए रोटियां बनाने के बाद वह बहादुर से कहे कि वह अपनी रोटी खुद बना लिया करे, नहीं तो नौकर चाकर की आदतें खराब हो जाती हैं। महीन खाने से उनकी आदत बिगड़ जाती है। ये बात निर्मला को जच गई और रात में उसने ऐसा ही प्रयोग किया। वह अपनी रोटी बनाकर चौके से उठ गई। बहादुर का मुंह उतर गया। वह चूल्हे के पास सिर झुकाकर चुपचाप खड़ा रहा। क्या हो गया रे? निर्मला ने पूछा। वह कुछ नहीं बोला। चल, चुपचाप अपनी रोटियां बना। तू सोचता है कि मैं तुझे पतली पतली नरम नरम रोटियां सेक कर खिलाऊंगी? तू कोई घर का लड़का है? नौकर चाकर तो अपना बनाकर खाते ही रहते हैं। तीता तो इनको इसलिए लग रहा है कि सारे घर के लिए मैंने रोटियां बनाई। इनको अलग करके इनके साथ भेद क्यों किया? बाहरे, इसके पेट में तो लंबी दाढ़ी है। समझ जा, रोटियां नहीं सेकेगा तो भूखा रहेगा। पर बहादुर उसकी तरह खड़ा रहा तो निर्मला का गुस्से से बुरा हाल हो गया। उसने लपक कर उसके माथे पर 2-3 थप्पड़ जड़ दिए। सुअर कहीं के, इसलिए तुझे किशोर मारता है? इसी की वजह से तेरी माँ भी मारती होगी। चल बना रोटी। मैं नहीं बनाऊंगी। मैं नहीं बनाऊंगा। मेरी माँ भी सारे घर की रोटियां बनाकर मुझे रोटी सेकवाती थी। वह रोने लगा। तो क्या मैं तेरी माँ हूँ कि तुझे मुझसे जिद कर रहा है? घर के लड़कों के बराबर बन रहा है? मारते मारते मुंह रंग दूंगी। पर उसने अपनी लिए रोटी नहीं बनाई। मुझे भी बहुत गुस्सा आया। मैंने उसको डांटकर समझाया पर वह नहीं माना। रात भर वह भूखा ही रहा। पर सवेरे उठकर वह पहले की तरह ही हंसने लगा। उसने अंगीठी जलाकर अपने लिए रोटियां सेकी। अपनी बनाई मोटी और भद्दी रोटियों को देखकर वह खिलखिलाने लगा। फिर रात की बची हुई सब्जी से उसने खाना खा लिया। लेकिन निर्मला का हाथ भी खुल गया था। वह उससे बहुत चिढ़ गई थी। अब बहादुर से कोई भी गलती हो तो वह उस पर हाथ चला देती। उसको मारने वाले अब घर में 2 व्यक्ति हो गए थे और कभी कभी एक गलती के लिए उसको दोनों मारते। बरसात बीत गई थी। आकाश दर्पण की तरह स्वच्छ दिखाई दे रहा था। मैंने बहादुर की माँ के पास चिट्ठी लिखी थी कि उसका लड़का मेरे पास मज़े में है और मैं उसकी तनख्वाह के पैसे उसके पास भेज दिया करूँगा। लेकिन कई महीने के बाद भी उधर से कोई जवाब नहीं आया था। मैंने बहादुर से कह दिया था कि अगर उसका पैसा यहाँ जमा रहेगा, जब वह घर जाएगा तो लेता जाएगा। पर अब बहादुर से भूल गलतियाँ अधिक होने लगी थीं। शायद इसका कारण मारपीट और गाली गलौज हो। मैं कभी कभी इसको रोकना चाहता था, फिर ये चुपचाप सोचकर चुप लग जाता था कि नौकर चाकर तो मारपीट खाते ही रहते हैं। एक दिन रविवार को मेरी पत्नी के एक रिश्तेदार आए। वह बीवी बच्चों के साथ थे। वह अपने किसी खास संबंधी के यहाँ आए थे तो यहाँ भी भेंट मुलाकात करने के लिए चले आए थे। घर में बड़ी चहल पहल मच गई। मैं बाजार से रोहू मछली और देहरादूनी चावल ले आया। नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छिलने लगी। पर इसी समय एक घटना हो गई। अचानक उस रिश्तेदार की पत्नी नीचे फर्श पर झुककर देखने लगी। फिर उन्होंने चारपाई के अंदर झांक कर देखा। अंत में कमरे के अंदर गई और फर्श पर पड़े हुए कागजों को उठाकर जांच पड़ताल करने लगी।
क्या बात है? मैंने पूछा। रिश्तेदार की पत्नी जबरदस्ती मुस्कुराकर मजबूरी में सिर हिलाते हुए बोली, क्या बताएं, 11 रुपए साड़ी के खूट से निकलकर कहीं चारपाई पर रखे थे, पर वे मिल नहीं रहे हैं। आपको ठीक याद है ना? हाँ हाँ, खूब अच्छी तरह से याद है। ये रुपए मैंने खूट में बांध कर रखे थे, रिक्शे वाले को देने के लिए। खूट खोला ही था कि फिर वे रुपए चारपाई पर रख दिए थे कि 4 रुपए की मिठाई मंगा लूंगी और कुछ बच्चों के हाथ पर रख दूंगी। रास्ते में कोई ढंग की दुकान नहीं मिली, नहीं तो उधर से ही ले आती। किसी के यहाँ खाली हाथ जाने में अच्छा भी नहीं लगता। बताइए, अब तो मैं कहीं की ना रही। फिर मेरी ओर झुककर धीमे स्वर में कहा था, जरा उससे पूछिए ना, वह इधर आया था। कुछ देर तक यह यहाँ खड़ा रहा, फिर तेजी से बाहर चला गया था। अरे नहीं, वह ऐसा नहीं है, मैंने कहा। डू नॉट नो दीज पीपल आर एक्सपर्ट इन दिस आर्ट, रिश्तेदार ने कहा। मैंने बहादुर की ओर तिरछी दृष्टि से देखा। बस सिर झुकाकर आटा गूंद रहा था। उसके चेहरे पर संतुष्टि एवं प्रफुल्लता थी। उसने ऐसा काम तो कभी नहीं किया, बल्कि जब कभी उसने 2-4 आने इधर उधर पड़े देखे तो उठाकर निर्मला के हाथ में दे दिए थे। पर किसी के दिल की बात कोई कैसे जान सकता है, न मालूम अचानक मुझे क्या हो गया और मैं गुस्से में आ गया। बहादुर, मैंने कड़े स्वर में कहा। जी बाबूजी, इधर आओ। वह आकर खड़ा हो गया। तुमने यहाँ से रुपए उठाए थे? बहादुर बोला, जी नहीं बाबूजी, उसने निर्भय से उत्तर दिया। ठीक बताओ, मैं बुरा नहीं मानूंगा। नहीं बाबूजी, मैं लेता तो बता देता। तुम यहाँ खड़े नहीं थे, रिश्तेदार की पत्नी ने कहा। फिर तेजी से बाहर जाने चले गए। देखो भैया, सच सच बता दो, मिठाई खरीदने और बच्चों को देने के लिए रुपये रखे थे। मैं तो बुरी फंसी। अब वापस जाने के लिए रिक्शे के भी पैसे नहीं हैं। मैं तो बाहर नमक लेने गया था। सच सच बता बहादुर, अगर नहीं बताएगा तो बहुत पीटूंगा और पुलिस के सुपुर्द कर दूंगा। मैं चिल्ला पड़ा। मैंने नहीं लिया बाबूजी। बहादुर का मुंह काला पड़ गया था। पता नहीं मुझे क्या हो गया था, मैंने सहसा उछलकर उसके गाल पर एक तमाचा जड़ दिया। मैं आशा कर रहा था कि ऐसा करने से वह बता देगा। तमाचा खाकर वह गिरते गिरते बचा। उसकी आंखों में आंसू गिरने लगे। मैंने नहीं लिया। इसी समय रिश्तेदार साहब ने एक अजीब हरकत की। अच्छा छोड़िए, इसको पुलिस के पास ले जाता हूँ। इतना कहकर उसने बहादुर का हाथ पकड़ लिया और उसको दरवाजे की ओर घसीट कर ले गए। पर दरवाजे के पास उससे धीरे से बोले, देखो, तुम मुझे बता दो, मैं कुछ नहीं कहूँगा, बल्कि तुमको इनाम में 2 रुपए दे दूंगा। पर बहादुर ने इनकार कर दिया। इसके बाद रिश्तेदार साहब 2-3 बार उसको दरवाजे की ओर खींच कर ले गए, जैसे पुलिस को देने ही जा रहे हैं। लेकिन आगे बढ़कर वह रुक जाते और उससे धीमे धीमे शब्दों में पूछताछ करने लगते। अंत में हार कर उन्होंने उसको छोड़ दिया और वापस आकर चारपाई पर बैठते हुए हंसकर बोले, जाने दीजिए, ये सब बड़े घाघ होते हैं। किसी झाड़ी वाड़ी में छिपा आया होगा या जमीन में गाड़ आया होगा। मैं तो इन सबों को खूब जानता हूँ। भालू बंदर से कम थोड़े ही होते हैं। चलिए, इतना नुकसान लिखा था। इसके बाद निर्मला ने भी उसको डराया धमकाया, 2-4 तमाचे जड़ा दिए, पर वह नहीं करता रहा। इस घटना के बाद बहादुर काफ़ी डांट मार खाने लगा। घर के सभी लोग उसको कुत्ते की तरह दुर्काया करते थे। किशोर तो जैसे उसकी जान के पीछे ही पड़ गया था। वह उदास रहने लगा और काम में लापरवाही करने लगा। एक दिन मैं दफ्तर से विलम्ब से आया। निर्मला आंगन में चुपचाप सिर पर हाथ रखकर बैठी थी। अन्य लड़कों का पता नहीं था। केवल लड़की अपनी माँ के पास खड़ी थी। अंगीठी अभी नहीं जली थी। आंगन गंदा पड़ा था। बर्तन बिना मले हुए रखे थे। सारा घर जैसे काट रहा था। मैंने पूछा, क्या बात है? मैंने पूछा। बहादुर भाग गया? क्यों? पता नहीं, आज तो कुछ हुआ भी नहीं। सवेरे से ही प्रसन्न था, हमेशा माताजी किए रहा। दोपहर में खाना खाया, उसके बाद आंगन से सिलबट्टा लेकर बरामदे में रखने जा रहा था कि सिल हाथ से छूट कर गिर गई और 2 टुकड़े हो गई। शायद इसी के डर से वह भाग गया कि लोग मारेंगे, पर मैं उसके लिए उसको थोड़े ही कुछ कहती। क्या बताऊं, मेरी किस्मत में ही आराम नहीं है। कुछ ले गया? यही तो अफसोस है कि कोई भी सामान नहीं ले गया। उसके कपड़े, उसका बिस्तर, उसके जूते सभी छोड़ गया है। पता नहीं उसने हमें क्या समझा। अगर वह कहता तो मैं उसे रोकती थोड़ी, बल्कि उसको खूब अच्छी तरह पहना ओढ़ा कर भेजती। हाथ में उसकी तनख्वाह के रुपए रख देती, 2-4 रुपए और अधिक दे देती। पर वह तो कुछ नहीं ले ही नहीं गया। और वे 11 रुपए? अरे वह सब झूठ है। मैं तो पहले ही जानती थी कि वे लोग बच्चों को कुछ देना नहीं चाहते, इसलिए अपनी गलती और लाज छिपाने के लिए प्रपंच रच रहे हैं। उन लोगों को क्या मैं जानती नहीं? कभी उनके रुपए रास्ते में गुम हो जाते हैं, कभी वे गलती से घर पर ही छोड़ आते हैं। मेरे कलेजे में तो जैसे कुछ हो रहा है। किशोर को भी बड़ा अफसोस है। उसने सारा शहर छान मारा, वह बहादुर नहीं मिला। किशोर आकर उसने कहने लगा,
अम्मा, एक बार भी अगर बहादुर आ जाता तो मैं उसको पकड़ लेता और कभी जाने न देता, उससे माफ़ी मांग लेता और कभी नहीं मारता। सच, अब ऐसा नौकर कभी न मिलेगा। कितना आराम दे गया वह। अगर वह कुछ चुरा कर ले गया होता तो संतोष हो जाता। निर्मला आंखों पर आंचल रखकर रोने लगी। मुझे बड़ा क्रोध आया। मैं चिल्लाना चाहता था, पर भीतर ही भीतर मेरा कलेजा जैसे बैठ रहा हो। मैं वहीं चारपाई पर सिर झुकाकर बैठ गया। मुझे एक अजीब सी लघुता का अनुभव हो रहा था। यदि मैं न मारता तो शायद वह न जाता। मैंने आंगन में नज़र दौड़ाई। एक और स्टूल पर उसका बिस्तरा रखा था। अलगनी पर उसके कुछ कपड़े टंगे थे। स्टूल के नीचे पे भूरा जूता था जो मेरे साले साहब के लड़के का था। मैं उठकर अलगनी के पास गया। उसके नेकर की जेब में हाथ डालकर उसके सामान निकालने लगा। वही गोलियां, पुराने ताश की गट्टी, खूबसूरत पत्थर, बिलेट, कागज़ की नावें। और बच्चों, यहीं पर इस कहानी का अंत होता है। बहादुर ये घर छोड़कर चला गया और इस घर में अपनी ईमानदारी के सबूत छोड़कर चला गया। इस प्रकार बच्चों, बहादुर हम सबके हृदय पटल पर एक ऐसा चित्र अंकित करता है जिसे उसे सहानुभूति मिल सके, और वह अपने इस प्रयास में सफल भी हुआ है। और यही कारण है कि सभी लोग बहादुर को नहीं भूल सकते। तो बच्चों, आज इस वीडियो में हमने बहादुर कहानी को समझा। मुझे आशा है आप सबको ये बहादुर कहानी अच्छी तरह से समझ में आ गई होगी। अगर आ गई है तो वीडियो को लाइक करिए, और जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यानी जब वीडियो चल रही है अगर सब्सक्राइब का बटन लाल है तो उसको दबा दीजिए, और साथ में जो घंटी है उसको भी प्रेस करिए, ताकि जैसे ही वीडियो डाली जाए उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे और आप कोई भी वीडियो देखने से वंचित नहीं रह पाएँ। और वीडियो देखने के बाद अपने मित्रों के साथ वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि इस वीडियो का लाभ सभी बच्चों को मिल सके। धन्यवाद।